हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखो, अध्यारोपण का मतलब क्या होता है? किसी एक चीज़ के ऊपर किसी दूसरी चीज़ को लाद देना। तो देखो, यहाँ पर भी कुछ ऐसे होने वाला है। मान लो हमारे पास में कोई एक निकाय है और उसमें बहुत सारे आवेश हैं। मान लो एक मैं मान लेता हूँ Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn और एक और आवेश मान लेता हूँ मैं Q नॉट। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इस आवेश के ऊपर बाकी जितने भी आवेश है उन सब के कारण क्या निकालना है, परिणामी बल निकालना है कि इस आवेश के ऊपर बाकी सभी आवेश के कारण कितना परिणामी बल लगेगा। मतलब हो गया ना अध्यारोपण एक टाइप से। मतलब किसी एक आवेश के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बाकी सभी आवेश के कारण क्या निकाल रहे हैं, परिणामी बल निकाल रहे हैं। इसी को बोलते हैं बहु आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत, या फिर बोलेंगे हम बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखो, हम मैंने यहाँ पे कितने एन आवेश लिए, ये देखो यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है और यहाँ बीच में Q1 है। ऐसे मतलब बहुत सारे ले सकते हो आप, Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट करते हुए Q1। और एक चौथा आवेश यहाँ पे देखो, इस तरह से एक अलग ही आवेश पड़ा हुआ है, एक विशेष आवेश Q नोट। इसके ऊपर हमें क्या करना है, बाकी जितने भी आवेश है हमारे Q1, Q2, Q3, Q4 सबके कारण क्या निकालना है, इसके ऊपर परिणामी बल निकालना है। ठीक है बच्चों। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, Q1, Q2, Q3, Q4 इन सब के क्या करेंगे, ये मूल बिंदु रहा, इसके सापेक्ष स्थिति सदिश निकालेंगे। अब स्थिति सदिश आपको पता होना चाहिए, स्थिति सदिश क्या होता है। स्थिति सदिश किसी भी सदिश का या किसी भी राशि का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को दर्शाने के लिए एक सदिश लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्थिति सदिश। स्थिति को दर्शाने के लिए लिया जाने वाला, काम में लिया जाने वाला सदिश क्या कहलाता है, स्थिति सदिश। तो यहाँ पे Q1 का स्थिति हमने कितना ले लिया, R1 वेक्टर। Q2 का कितना ले लिया, R2 वेक्टर। Q3 का कितना ले लिया, R3 वेक्टर। N का कितना ले लिया, Rn वेक्टर। ठीक है। और ऐसे जो हमारे पास में Q नोट आवेश है उसका स्थिति हमने कितना ले लिया, आर नोट वेक्टर। ठीक है। अच्छे से आपको ये चीज़ याद रखनी है। Q1 का हम स्थिति सदिश क्या लेंगे, R1, Q2 का R2, Q3 का R3 और N का Rn वेक्टर और Q नोट का क्या लेंगे, R नोट वेक्टर। अब देखो, मैं आपको केवल दो आवेश लेके दिखाता हूँ। एक तो हम Q नोट ले लेते हैं। ढंग से देखना बच्चों, यहाँ पे थोड़ा मैं सदिश अच्छे से समझाने जा रहा हूँ आप लोगों को। इसका जो स्थिति सदिश था वो हमारे पास में कितना था, R नोट। ठीक है। और हमारे पास में यहाँ क्या है, Q1, इसका स्थिति कितना है, R1 वेक्टर। अब मुझे ये वाली दूरी चाहिए, क्योंकि ये इधर बल लगेगा ना। ये भी मान लो धनावेश है और ये भी मान लो धनावेश है। तो ये जो बल लग रहा है इधर हमारे पास में, जिसका मान कितना होएगा, एफ नोट वन वेक्टर। पता है ना कैसे, एफ नोट वन वेक्टर का मतलब क्या हुआ बच्चों, क्यू नोट के ऊपर Q1 की वजह से फोर्स, Q1 की वजह से बल। तो क्या हो गया, एफ नोट वन वेक्टर। बट ये जो दूरी है, ये जो आपकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसको कैसे निकालते हैं, सदिश रूप में निकालना है पहले। आपने त्रिभुजों का, सदिशों का, वो जो त्रिभुज सदिश जो पड़ा हुआ त्रिभुजों के उसका सदिशों के संयोजन का त्रिभुज नियम। तो देखो यहाँ पे ये स्थिति सदिश है और ये दूरी रह गई हमारे पास में यहाँ पे। तो देखो ये दिशा, फिर ये दिशा और फिर ये विपरीत दिशा। इसका मतलब हमारे पास में किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं क्रमागत रूप से रखी हुई हो, तो तीसरी भुजा जो विपरीत दिशा में होती है ना, वो इन दोनों सदिशों का क्या होती है, योग के बराबर होती है। इसका मतलब हमारे पास में आर नोट वेक्टर बराबर कितना आ गया, R1 वेक्टर प्लस इस दूरी को मान लो आप डेल्टा आर वेक्टर। तो इट मीन्स हमारे पास में क्या आ रहा है, आर नोट वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। और डेल्टा आर वेक्टर बराबर कितना आ गया, आर नोट माइनस R1 वेक्टर। ठीक है ना। स्थिति जैसे निकालते हैं कभी भी देखना, ये स्थिति सदिश निकल गया हमारे पास। तो वैसे स्थिति सदिश की हमें जरूरत है नहीं, हम तो यहाँ पे एकांक सदिश लेके चलेंगे जो भी है। तो सबसे पहले देखो, Q1 द्वारा Q नोट पे लगाया गया बल किधर है, ये रहा। Q2 द्वारा Q नोट पे लगाया गया बल कितना है, ये रहा। इसी प्रकार से हमारा जो nवां आवेश है, इसके द्वारा Q नोट पे लगाया गया बल कितना है, F नोट n। तो देखो, आपको क्या याद रखना है कि बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या होता है, किसी भी, कोई भी आपके पास में आवेशों का निकाय है तो किसी एक आवेश के ऊपर या किसी विशेष आवेश के ऊपर कुल परिणामी बल
अलग अलग जो आवेश है उनके द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। क्या होगा बच्चों, किसी एक विशेष आवेश के ऊपर परिणामी बल क्या होगा, अलग अलग आवेशों के द्वारा उस आवेश पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर होगा। इसका मतलब मेरे पास में कुल जो नेट या परिणामी बल हो वो क्या हो गया, एफ नोट वन वेक्टर प्लस एफ नोट टू वेक्टर प्लस एफ नोट थ्री वेक्टर डॉट 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 जितने भी आपने आवेश लिए उसके हिसाब से आपके बल हो जाएंगे। बस अब इनका मान रख दो। इतना सिंपल सा है कि ये बहु आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो हम परिभाषा में तो क्या लिखेंगे कि किसी आवेशों के निकाय में उपस्थित किसी एक आवेश पर अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर उस आवेश पर परिणामी बल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। किसी निकाय में उपस्थित परिणामी आवेश, परीक्षण आवेश की जगह ना आप ओनली ऐसे लिख लो, किसी निकाय में उपस्थित किसी आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल उस निकाय में उपस्थित प्रत्येक आवेश के कारण आवेश पर लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। यहाँ परीक्षण आवेश वैसे आगे पढ़ेंगे हम विद्युत क्षेत्र में। यहाँ परीक्षण आवेश की जगह बस आप कुछ लिख दो, कुछ विशेष आवेश, किसी निकाय में उपस्थित किसी आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल उस निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। अब कोई कहता है कि सर सदिश योगफल क्यों किया, अदिश योगफल क्यों नहीं किया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बल एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो उसमें दिशा होना ज़रूरी है। मान लो आपके पास में ये एफ नोट वन 5 न्यूटन का था, एफ नोट टू मान लो आपका 6 न्यूटन का था। ऐसे करते बहुत सारे बल थे, तो हम इनको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। डायरेक्ट तभी जोड़ेंगे जब ये एक ही दिशा में हो, और घटाते कब है, जब विपरीत दिशा में हो। लेकिन इनकी दिशाएं अलग अलग है बच्चों, इसलिए सदिश योगफल करना पड़ता है। इनकी दिशाएं भी साथ में जोड़नी पड़ती है। डायरेक्ट हम इनका परिमाण नहीं जोड़ सकते कि 5 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन करके आप लोगों ने 11 न्यूटन कर दिया। ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं कर सकते कभी भी। जैसे मैं आपको तरीका समझाता हूँ। मान लो मेरे पास में कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर क्या लग रहा है बच्चों, देखो दो बल लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। ठीक है ना, ये है 5 न्यूटन का और ये है आपका मान लो 7 न्यूटन का। यहाँ पे कोई बस, अब कहा जाए कि परिणामी बल क्या होगा, तो आप है ना 7 + 5 13 न्यूटन तो कर नहीं, 12 न्यूटन तो आप कर नहीं सकते। आपको पता है क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक दिशा में नहीं है। तो इनका परिणामी कहीं ना कहीं इधर से जाएगा, और वो परिणामी कितना आएगा बस वही हमें निकालना है। अगर मान लो ये दोनों बल 90 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, तो डायरेक्ट जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट। ठीक है ना, अगर ये दोनों बल एक ही दिशा में होते, मान लो 5 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन, तो हम डायरेक्ट बोल देते 12 न्यूटन। अगर मान लो ये दोनों बल विपरीत दिशा में होते, 5 न्यूटन 7 न्यूटन, ये 5 न्यूटन हो गया, ये 7 न्यूटन हो गया, तो परिणामी बल इधर आएगा और वो भी कितना, 2 न्यूटन। आ गया बच्चों समझ में, इसलिए सदिश योगफल करना पड़ता है। तो देखो हमारे पास में एफ नोट वन वेक्टर, एफ नोट टू वेक्टर, डॉट डॉट एफ एन वेक्टर, बहुत सारे बल थे। एफ नोट वन वेक्टर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। किसके द्वारा, किसके ऊपर, क्यू वन की वजह से क्यू नोट पे। दूरी कितनी ली थी हमने, दूरी देखो वेक्टर हमने क्या लिया था, इसका जो वेक्टर इस तरह से दिस के लिया था हमने R1 वेक्टर, और ओरिजिन का जो मूल बिंदु उसके सापेक्ष कितना लिया था, R0 वेक्टर। तो टोटल जो दूरी होगी बीच की, जो मैंने डेल्टा आर बनाया था ना, तो वो दूरी हम यहाँ कितनी ले रहे हैं, R1 नोट का स्क्वायर। ठीक है ना दूरी, और जो एकांक सदिश है वो ले लेंगे हम R1 नोट कैप। R1 नोट कैप कैसे, वन से नोट की तरफ बताया था मैंने, एकांक सदिश कैसे लेते हैं, किधर से चल रहे हो आप, Q1 से Q नोट की तरफ चल रहे हो, तो इस सदिश में से क्या लेंगे, R1 नोट कैप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम क्या करेंगे, मान लो Q2 से Q नोट पे बल देखेंगे, तो इससे सदिश क्या लेंगे, R2 नोट कैप। तो इस तरह से एकांक सदिश पीछे लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर एकांक सदिश नहीं लगा रहे तो केवल परिमाण ही आएगा, फिर यहाँ पे हम वेक्टर नहीं लगा सकते, यहाँ केवल फिर परिमाण लगाएं। अगर यहाँ पे वेक्टर लगा रहे हैं तो पीछे एकांक सदिश लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी बलों को लिख लेंगे, एफ नोट वन वेक्टर, एफ नोट टू वेक्टर, एफ नोट थ्री वेक्टर, डॉट 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 एफ नोट एन वेक्टर।
फिर सब की वैल्यू को पुट कर देंगे। सब की वैल्यू को पुट करते देखो हमारे पास में 1/4 पाइप्स नोट और क्यू नोट सब में कॉमन है, देखो चेक कर लो आप। क्यू नोट इसमें भी है, क्यू नोट इसमें भी, क्यू नोट इसमें भी। 1/4 पाइप, 1/4 पाइप्स नोट, 1/4 पाइप नोट, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब पहले वाले में क्या है, क्यू नोट अपॉन आर नोट का स्क्वायर, आर नोट 1 केप, ठीक है। दूसरे में क्या आ रहा है आपका, क्यू टू डिवाइडेड बाई आर टू नोट का होल स्क्वायर, और इस एकांक सदिश क्या है, इस तरह से होकर हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला आ जाता है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आ गई। तो एक बिल्कुल सिंपल सा है अध्यारोपण का सिद्धांत के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऐसा आवेश देखेंगे जिसके ऊपर उन्होंने बल पूछा है अलग अलग आवेशों के कारण। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें तरीका क्या करना है, पहले उस आवेश का पता लगाना है जिसके ऊपर आपको परिणामी बल निकालना है। फिर सभी आवेशों के कारण जितने भी बल आ रहे हैं उन बलों को पहले लिख लो, उनके फॉर्मूले कर लो। फिर उनकी दिशाएं भी मेंशन करो, ये कि आई केप में है, ये जे केप में है, ये के केप में है, किधर है, जो भी दिशा है उनकी मेंशन करके, और फिर सबको जोड़ना है, दिशा समेत जोड़ना है। इसी को बोलते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर watching।